नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। और हम टेस्ट सीरीज़ लाए हैं जिसको हमने नाम दिया है टेस्ट तिहार। और इस टेस्ट तिहार का हम छठवां सीरीज़ करने वाले हैं। इस 6 नंबर के सीरीज़ में आपको 71 से लेके 80 क्वेश्चंस दिखेंगे। कुल मिला के यह क्वेश्चन जो है वो 10 क्वेश्चन कवर होगा, जो कि आपके 15 से 20 मिनट में या 10 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और जो 10 क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं उसको मैं खास बात बता दूं कि सीजीपीएससी प्री एग्जामिनेशन में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन का लेवल जो मिलेगा वो बहुत बेहतर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं। आपके आने वाले एग्जाम एडीआई, एडीओ सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। आज का हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, सीरीज का हमारा 71 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ। दो चीज ध्यान रखना है, भूमिदान का नाम क्या था और उसका अर्थ क्या है। अलग अलग प्रकार के दान होते थे। यह एक टफ लेवल का क्वेश्चन है जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या लिया है, आंसर क्या लिया है। तो चलिए देखते हैं। मोकासा बताना है आपको, इसमें जो सुमिलित नहीं है उसका आंसर करना है, ठीक है। तो मोकासा किसको बोलते थे? ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव, क्या ये था मोकासा? क्या इसको बोलते थे मोकासा? नहीं। मोकासा किसको बोलते थे? मोकासा जो है, जो सैनिक होते थे, उच्च लेवल के अधिकारी होते, जो प्रशासन की जमीन होती थी मराठा के समय के, उस जमीन को मोकासा बोला जाता है। मैं आंसर में और डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। तो लेकिन यह गलत है, ब्राह्मणों को नहीं दिया जाता था ऐसा कोई जमीन। दूसरा, धर्मदाय, धर्म के नाम पर दान में दिया गया गांव, यह बिल्कुल सही है। मराठा शासन काल में धर्म के नाम पर जो दिया जाता था, जो गांव दान के रूप में, उसको धर्मदाय कहा जाता था। ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर अभी भी नहीं मिला है। हाँ, लेकिन सुमेलित नहीं है बोला मतलब तो आंसर तो मिल चुका है हमको। मोकासा सुमेलित नहीं है, ये आंसर ही है हमारा, है ना। और ये है सही, लेकिन सुमेलित नहीं है पूछा है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी देख लो, देव स्थान, मंदिर के नाम पर दान में दिया गया गांव, ये भी करेक्ट है। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है वाले में ऑप्शन में भी फिट नहीं बैठेगा। लास्ट देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, नामनुक, नामनुक कमाविजदार को दान में दिया गया गांव, ये भी इनकरेक्ट है। नामनुक उसको नहीं बोलते, नामनुक ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाता था उस गांव को बोला जाता है नामनुक। तो यहाँ पे चैलेंज ये है कि सुमेलित नहीं है, तो दो ऑप्शन सुमेलित नहीं है यहाँ पे। पहला ऑप्शन नंबर 1 सुमेलित नहीं है, दूसरा ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सीजीपीएससी जो है वो क्या लिया है देखते हैं हम, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ये डी को लिया है कि ये सुमेलित नहीं है, जबकि ए भी सुमेलित नहीं है। तो चलिए डी को ही देख लेते हैं, ठीक है। डी को ऑप्शन में आंसर माना गया है, आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, जो प्रीवियस में सीजीपीएससी में आए हैं एज इट इज मैंने उसको लिया है, ताकि आपके डाउट भी क्लियर हो और आंसर का पता भी चले। शिवाजी का सैन्य प्रशासन अनुशासित एवं संगठित था। सामान्य सैनिकों को नगद में भुगतान किया जाता था। शिवाजी मतलब मराठा शासन, ठीक है। सामान्य नागरिक सैनिकों को नगद भुगतान किया जाता था, लेकिन प्रमुख सैन्य कमांडरों को जागीर अनुदान दिया जाता था। जो बड़े बड़े सैन्य कमांडर होते थे, जो युद्ध में जाते थे और लड़के जब जीत के आते थे, तो उनको जागीर अनुदान में दिया जाता था, जिसे सरंजम या मोकासा कहा जाता था, ठीक है। किसको दिया जाता? जो सैन्य कमांडरों को जो जमीन दी जाती थी, जागीर दी जाती थी, उसको मोकासा कहा जाता था। उन मायनों में ये वाला भी जो है ना वो सुमेलित नहीं है। उसके अलावा देख लीजिए, बाकी धर्मदाय, ये धर्म के नाम पर दिया जाता था, ये करेक्ट है। देवस्थान मंदिर के नाम पर दिया जाता था, ये भी करेक्ट है। उसके अलावा नामनुक ब्राह्मणों या मंदिर को दान में दिया गया गांव था। नामनुक किसको बोलते हैं? ब्राह्मणों या मंदिरों को दान में जो दिया जाता था उसको बोला जाता था। वैसे नामनुक जो है इस वाले को बोलते हैं। तो सुमेलित नहीं है आंसर पूछा है, इसका मतलब है हमारा डी नंबर का सुमेलित नहीं है। वैसे बी डी आयोग द्वारा डी लिया गया है, जबकि विकल्प ए भी गलत है। क्लियर है दोस्तों। तो आपको अभी भविष्य में आंसर लेना है तो नामनुक लेना है, जो कमाविजदार को दान में दिया गया गांव। और दूसरी बात है, इसका राइट आंसर खोजोगे तो ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव था। मेरे ख्याल से मैं क्लियर कर पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए या दोबारा वीडियो को सुन लीजिए। 72
छत्तीसगढ़ में वेंको जी भोसले के शासन काल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया है। आपको बताना है छत्तीसगढ़ में वेंको जी भोसले जो थे उसके अंदर कौन कौन से सूबेदार काम किए। वैसे वेंको जी के समय बहुत सारे सूबेदार काम किए हैं, लगभग लोग काम किए हैं, लेकिन आपको बताना है कालक्रम बताना है, कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि महिपत राव दिनकर था, ये चौथा नंबर पहले होगा, ठीक है। उसके बाद विट्ठल भाई आया था, ये तीसरा नंबर पहले होगा। फिर विट्ठल आया था, विट्ठल, उसके बाद विट्ठल के बाद एक आया था भवानी कालू, लेकिन इसका नाम दिया नहीं है इसलिए इसको नहीं लेंगे। फिर उसके बाद आ गया केशव गोविंद, तो दूसरा आया था केशव गोविंद। फिर उसके बाद आया था भीकाजी गोपाल, ये पहला। तो ऐसे ऑप्शन कौन है देख लो, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। सीरीज में जमाने आपको आ जाएगा, ठीक है। देखो सीजीपीएससी प्री 2019 की एग्जामिनेशन में आया था। एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। वेंको जी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की। सूबेदार शासक नहीं होते थे बल्कि मराठों के अधीन अधिकारी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सूबेदार कौन थे, तो आपको बताना है कि मराठों के वो कौन थे, अधिकारी थे। सूबेदारी प्रथा के अंतर्गत निम्नलिखित सूबेदारों ने कार्य किया है, जिसका नाम है महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद, भीकाजी गोपाल आदि। महिपत राव पहला था छत्तीसगढ़ का सूबेदार, ठीक है। अंतिम कौन था, अंतिम कौन था बताओ, यादव राव दिवाकर। अंतिम कौन था, यादव राव दिवाकर। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। आपको बताने इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है। मैंने बताया कि महात्मा गांधी 2 बार आए थे, एक बार 1920 में और दूसरा 1930-32 के आसपास आए थे, एग्जैक्टली जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, ठीक है। तो 2 बार महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ के विजिट में आए हैं। अब आपको 1920 के संबंध में बताना है यह चीजें, 1920 के संबंध में, जो कि वो फर्स्ट विजिट था महात्मा गांधी का। तो मैंने ईयर तो पहले ही बता दिया। अब आपको इसमें देखना कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सत्य है। सत्य कौन सा, सत्य जो है वो 1 होगा और 3 गलत होगा। चलिए देख लेते हैं। पहला है महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए थे। ये आपको लगेगा कि बिल्कुल ये एकदम करेक्ट है, लेकिन एकदम बारीक सा डिफरेंस है दोस्तों। महात्मा गांधी 1920 में तो आए थे, लेकिन सितंबर महीने में नहीं आए थे। महात्मा गांधी आए थे दिसंबर महीने में, याद है आप लोगों को, दिसंबर महीने में आए थे, ठंड में। और 1920 के दिसंबर में कौन सी तारीख को, 20 तारीख को आए थे, 20 से 21 वो यहाँ रहे थे, जिसमें उन्होंने धमतरी भी गए थे कंडेल नहर सत्याग्रह के आंदोलन में। चलिए ये हो गया, तो ये तो गलत निकल गया भाई, है ना। अब ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, बी को देख लेते हैं। उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। मुझे ये बताओ 1920 में जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, 1920 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो भाई असहयोग आंदोलन के समर्थन के लिए वो भी आए थे, है ना। तो ये तो करेक्ट लगता है, ये करेक्ट है। फिर भी सी और डी भी पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सी हम देखते हैं। उन्होंने कंडेल, हम सी और डी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको और फैक्ट मिलेगा, क्लियर है, क्योंकि हमारा पेपर तो आने वाले समय में है। उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया था। वो कंडेल नहर सत्याग्रह के आंदोलन में जरूर आए थे, वो जरूर आए थे कंडेल नहर सत्याग्रह के समर्थन में, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कंडेल गांव नहीं गए थे वो। ये जो जाकर लिखा है ना, जाकर, वो कंडेल गांव पहुंच ही नहीं पाए थे। उससे पहले अंग्रेज अपना निर्णय वापस ले लिए थे। जो उन लोग ने जुर्माना लगाया था ना, वो वापस ले लिए थे किसानों से, और वो कंडेल ग्राम जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो है वो धमतरी से, कौन, महात्मा गांधी जी धमतरी से ही वापस लौट गए थे। तो ये भी वाला इनकरेक्ट है बॉस। डी देख लीजिए। उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की प्रार्थना की। नहीं भाई, खिलाफत आंदोलन तो उस समय चालू भी नहीं हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन में कोई ऐसा चीज नहीं किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन मांगा था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। महात्मा गांधी सितंबर 1920 में, ये एक्सप्लेनेशन गलत है, ठीक है। तो मैं ये जो बताया ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को चैलेंजिंग है क्वेश्चन, मैं इसमें थोड़ा सा टफ भी है क्वेश्चन,
आप लोग को समय अगर याद होगा तभी यह क्वेश्चन बनेगा। फिर भी इस क्वेश्चन को सीजीपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया था, हटा दिया था, लेकिन यह क्वेश्चन पढ़ के मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 2019 में आया हुआ है। मेरे ख्याल से बहुत लोग आंसर भी कर पाएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई थी। सभी घटनाएं हुई थी, लेकिन इसका क्रम बताना है आपको। इनके कालक्रम को निर्धारित करने वाले उत्तर का चुनाव कीजिए। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, आपको बताना है बिलासपुर के हाई स्कूल भवन पर, ये लेता हूं, बिलासपुर के हाई स्कूल भवन पर विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा झंडा फहराने का प्रयास किया गया। ये किया गया, ये तो सत्य है, लेकिन कब किया गया? ये अगस्त महीने में किया गया है। ये अगस्त महीने में किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए। वामन राव लाखे, शिवदास डागा, अब्दुल रऊफ तथा प्यारेलाल सिंह की रायपुर में गिरफ्तारी। बिल्कुल करेक्ट है, ये हुई थी, लेकिन कौन से महीने में हुई थी? जून में हुई थी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तीसरा, पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों में, हाँ, पूर्ण स्वराज सप्ताह ये सबसे पहले मनाया गया अप्रैल महीने में पूर्ण स्वराज सप्ताह मनाना चालू किया गया। तो घटनाक्रम के हिसाब से सबसे पहले यही हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट लिया जा सकता है, ये ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टिंग। लेकिन देख लेते हैं इसके बाद आगे। रायपुर जिला काउंसिल अध्यक्ष पद पर पंडित रविशंकर शुक्ल का जेल में रहते हुए निर्वाचन, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये अक्टूबर महीने में हुआ था। ये कौन से महीने में हुआ था? अक्टूबर महीने में हुआ था। क्लियर है? तो कालक्रम के हिसाब से अगर देखें, सारी घटनाएं 1930 की बात हो रही। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था ना, ध्यान रखना है। तो मैं जितना भी समय ले रहा हूँ ये महीने का, ये 1930 का महीना है भाई, है ना। तो पहले क्रम में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 पहला आएगा, ये वाला। उसके बाद वामन राव लाखे वाले जो गिरफ्तार हुए थे वो आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला दिया है, तो इसीलिए यह गलत ऑप्शन सिलेक्शन हुआ है, इसलिए सीजीपीएससी को यह आंसर एलिमिनेट करना पड़ा है। लेकिन मैंने आपको यह मंत्र बता दिया है ताकि आपको पेपर में अगर कभी भविष्य में आए तो सहूलियत हो। देख लीजिए फिर से मंत्र। सबसे पहले अप्रैल में हुआ था, स्वराज सप्ताह मनाया गया था, फिर वामन राव लाखे लोगों को गिरफ्तार कर लिए थे जून महीने में, और अगस्त महीने में बिलासपुर के हाई स्कूल भवन में विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा फहरा दिया गया था। अगस्त महीने में तिरंगा फहराते हैं, आप सभी को पता है। और अक्टूबर में रविशंकर शुक्ल जो है वो काउंसिल के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ था जेल में रहते हुए। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को बता देता हूँ फिर भी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित घटनाएं हुई थी। अप्रैल महीने के मध्य में विभिन्न स्थानों में पूर्ण स्वराज सप्ताह आयोजन किया गया, ये पहला फैक्ट हो गया। दूसरा, अगस्त 1930 को बिलासपुर के हाई स्कूल भवन पर विद्यार्थियों द्वारा तिरंगा फहराने का प्रयास किया गया, ये तीसरा क्रम में आएगा वैसे। फिर उसके जून में क्या हुआ? वामन राव लाखे, शिवदास डागा, प्यारेलाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, ये कौन से क्रम में आएगा? दूसरा। और ये अगस्त वाला आएगा तीसरा। फिर लास्ट में आएगा 24 अक्टूबर 1930 को पंडित रविशंकर शुक्ल जेल में रहते हुए रायपुर जिला काउंसिल के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन किया। छत्तीसगढ़ आयोग ने इस प्रश्न को विलोपित कर दिया है। क्लियर है दोस्तों? बस आपके नॉलेज के लिए वो क्वेश्चन रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 75 आइए। छत्तीसगढ़ की डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ था, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया था? आपको ये बताना है कि जो डोंडी लोहारा जो बालोद जिला में पड़ता है, वर्तमान में बालोद जिला में पड़ता है ना दोस्तों। कोई डोंडी लोहारा वाले दोस्त हैं क्या जो वीडियो देख रहे हैं? कमेंट करिए, बालोद जिला के लोग, बालोद जिला वाले हैं तो बताओ भाई। बालोद जिला से, बालोद शहर से डोंडी लोहारा कितना किलोमीटर पड़ता है? 1937 में वहाँ के जो दीवान थे वो लगातार अत्याचार कर रहे थे किसानों के ऊपर, तो किसानों ने आंदोलन किया। तो वो किनके नेतृत्व में आंदोलन किया ये बताना है आपको। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, वली मोहम्मद, वासुदेव देशमुख या सरयू प्रसाद अग्रवाल? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सरयू प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में डोंडी लोहारा जमींदारी के खिलाफ किसानों ने आंदोलन छेड़ा था। ठीक है, किसानों ने आंदोलन छेड़ा था। कब छेड़ा था? 1937 में। यह आंदोलन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में होता। उस समय बालोद नहीं बना था, इसलिए दुर्ग हुआ करता था। क्लियर है? दुर्ग जिले कौन से सन में बना है? आंसर करो चलो।
दुर्ग जिला कौन से सन में बना है ये मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाइए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, सीजीपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कथन 1, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला शासिका थी। शासक या शासिका जो भी है, चलो बताओ तो, द्वितीय थी क्या? छत्तीसगढ़ में कितने महिला शासिका का नाम जानते हो, पहले मुझे ये बता दो। छत्तीसगढ़ में कोई भी महिला शासिका का नाम नहीं सुनोगे। छत्तीसगढ़ में अकेली महिला शासिका थी, अकेली, एकमात्र। समझ गए? तो ये कथन जो है गलत है। दूसरी तो बाद में छोड़ दो, अकेली इसके बाद न हुआ न पहले हुआ। कथन नंबर 2, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक कब हुआ मुझे बताओ। जब प्रफुल्ल कुमारी देवी बहुत छोटी उम्र की थी, है ना, तब उनका राज्याभिषेक हुआ था। और वो मात्र कितने वर्ष की थी पता है आप लोग को? मात्र 12 वर्ष की थी। चलो अब उसको अगले ऑप्शन में देखते हैं। तो ये भी दोस्तों गलत है। प्रफुल्ल कुमारी देवी का 1916 में नहीं, 1921 में हुआ था। 1921 में हुआ था। तो पहला और दूसरा ऑप्शन इनकरेक्ट है आपका। अब तीसरा कथन देख लेते हैं। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी। चलो बताओ 12 वर्ष थी या 16 वर्ष थी? चलो स्टॉप करो और कमेंट बॉक्स में लिखो। तो चलो 12 वर्ष थी या 16 वर्ष थी? इसको गलत कर दूं या सही कर दूं? ये करेक्ट है मेरे भाइयों। 12 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ था प्रफुल्ल कुमारी देवी का। प्रफुल्ल कुमारी देवी ने ही महारानी अस्पताल, जो जिला अस्पताल है आज के डेट में जगदलपुर में बस्तर का, उनका उद्घाटन किया था। मतलब उन्होंने नींव रखी थी, अस्पताल चालू करवाया था, कुछ अंग्रेजी मीडियम स्कूल भी खोले थे। तो चलिए हम देख लेते हैं। एक और दो गलत है। कौन से में एक और दो गलत है भाई? यहाँ एक और दो गलत है लेकिन 3 सही है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। काकतीय वंश की प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका, अकेली, एकमात्र, न कोई पहले न कोई बाद। रुद्र प्रताप देव की अचानक मृत्यु हो जाने पर 1921 में, सन भी गलत था, 1916 दिया था, उन्होंने शासन की बागडोर संभाली और इसे 1922 में अंग्रेजों द्वारा मान्यता दे दिया गया। राज्याभिषेक के समय कितना वर्ष का उम्र था प्रफुल्ल कुमारी देवी का? 12 वर्ष का। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 77। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताओ चितवा डोंगरी कौन से जिले में? सबसे पहले मुझे ये बताओ भाई। राजनांदगांव जिले में चितवा डोंगरी है। और ये जो ऑप्शन दिया है ना, ये 2020 में आया और बहुत कन्फ्यूजन है। जे.आर. कामले, रविंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल, रविंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल, अरुण कुमार शर्मा, विष्णु श्रीधर वाकनकर। तो देखो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। इसको कैसे याद करना मैं बताता हूँ। भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र, इन दोनों ने चितवा डोंगरी की खोज की थी। देखो ये डोंगरी एक वर्ड है क्या? डोंगरी, डोंगरी से समझ लो पहाड़, ऐसे समझ आ रहा है, पहाड़, डोंगरी पहाड़, है ना। तो देखो भगवान कहाँ रहते हैं? डोंगरी में रहते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? डोंगरी पहाड़ में रहते हैं। तो एक नाम तो ये याद रख लो। और दूसरा नाथ, ये भी भगवान है, नाथ भगवान, है ना। जैन धर्म पार्श्वनाथ, ये नाथ वो नाथ ऐसा टाइप का। तो ये भी कहाँ रहते हैं? पहाड़ में रहते हैं। तो 2 नाम ऐसे याद कर लो, एक भगवान और दूसरा नाथ। बाकी आप लोग को ऑप्शन टिक कर रहे हैं, उतने में आप लोग को दिमाग में आ जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। यह पाषाणकालीन गुफा है जो कि शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ड्रैगन की आकृति के चित्र मिले हैं। किसकी आकृति के? ड्रैगन की आकृति के चित्र मिले, जो चीनी कला की अभिव्यक्ति का प्रमाण है। चीनी कला की अभिव्यक्ति यहाँ पे देखी गई है, जो कि ड्रैगन बनाया गया है। इसे राजनांदगांव जिले में भगवान सिंह बघेल और रविंद्रनाथ मिश्र के द्वारा खोजा गया है। इस क्वेश्चन से आपको देखो क्या क्या मिल गया। चितवा डोंगरी में कैसी आकृति भाई? ड्रैगन काल। कौन सी युग का है? पाषाणकालीन युग। कौन सी कला का प्रमाण है? चीनी कला का। 1 2 3 और ये क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन आप लोग के पता चल गए। दूसरा आप लोग को जिला भी बता दिया, 5। तो इस प्रकार से एमसीक्यू करने से फायदा होता है। पढ़ तो सभी रहे लेकिन एमसीक्यू नहीं लगाने के कारण वो ऑप्शन और पेपर में रुक जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या है कैसे, कन्फ्यूजन आ जाते हैं। और दूसरी बात, ये वीडियो
अगर आप सफ़र कर रहे हो बस में, ऑटो में, ट्रेन में, बाथरूम में हो, या फिर क्या सोने का समय है या फिर उठने का समय है, कहीं वॉकिंग में जा रहे हो, तो उस समय देखो इस वीडियो को, आपके टाइम का सही यूटिलाइजेशन होगा। 78, छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, चलो बताओ तो। कोल विद्रोह को? नहीं। तारापुर विद्रोह को? नहीं। परलकोट विद्रोह को? नहीं। परलकोट के नेतृत्वकर्ता कौन थे, चलो बताओ। गेंद सिंह, गेंद सिंह, ठीक है। आपका ऑप्शन आएगा लिंगागिरी का विद्रोह। इस लिंगागिरी के विद्रोह में ना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था और अंग्रेजों को भगाने का कोशिश किया गया था। ये देखो, हमारा तो जो युद्ध हुआ है वो क्या युद्ध, सैनिक युद्ध, वो 1857 में है। उससे भी पहले ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों को भगाने का, 1856 में। युद्ध बोलने से मतलब संघर्ष। लिंगागिरी विद्रोह वर्ष 1856 में भैरव देव, काकती वंश कौन था उस समय, काकती वंश था ना, भैरव देव के शासन काल में धुरवा राव माड़िया, नेता का नाम जान लो। लिंगागिरी के लिंगागिरी संघर्ष के नेतृत्वकर्ता कौन है, धुरवा राव माड़िया के नेतृत्व में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने पर इसे मुक्त कराना था। इसको अंग्रेज राज्य में शामिल नहीं करना था, मेन उद्देश्य ये था। इसीलिए इसको बस्तर का मुक्ति संग्राम आंदोलन कहा जाता है। बस्तर का मुक्ति संग्राम आंदोलन कहा जाता है किसको, लिंगागिरी के विद्रोह को। क्लियर है दोस्तों। 79, ये ऑप्शन में इसलिए लाया हूँ, ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला क्योंकि इसमें CGPSC ने इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया है, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो आपको बताना उपरोक्त घटनाओं का सही कालक्रम। देखो कितनी घटनाएं, 7 घटनाएं हैं। 7 घटनाएं का कम से कम 2-3 का सही क्रम तो अभी भी आप बता सकते हो, है ना। तो देखिए, हलबा विद्रोह, दूसरा उसके बाद परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी, तीसरा है सिपाही विद्रोह की शुरुआत, चौथा है छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, पांचवा है मुड़िया विद्रोह, छठवा है रतनपुर की स्थापना, सातवां है शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। देखो ये क्वेश्चन को विलोपित कर दिया है CGPSC के द्वारा, क्लियर है, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और देखो सबसे पहले मुझे लगता है कि रतनपुर की स्थापना हुई थी, जब वहाँ पे सरबपुरी वंश थे, तो रतनपुर शहर का सरबपुर बोल रहे हैं, ये क्या नाम है इनका, जाजल्य प्रथम कौन से वंश का है, कलचुरी वंश का, ठीक है। तो रतनपुर शहर की स्थापना हुआ था 1050 में। सबसे पहले ये चौथा आना चाहिए, सबसे पहले चौथा नंबर का। उसके बाद देख लीजिए, फिर यहाँ पे जैसे मुड़िया विद्रोह है, मुड़िया विद्रोह लगभग, मुड़िया विद्रोह के पहले अलग अलग चीजें हुई, जैसे कि देखो परलकोट के जमींदार का जो फांसी दिया गया था वो 20 जनवरी 1825 को दिया गया था, 20 जनवरी 1825, और दिसंबर में यह आंदोलन चालू हुआ था, है। उसी प्रकार से सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857-58 में हुआ था। तो ऐसे करके क्रम अलग अलग है, तो कोई भी क्रम सही तरीके से मैच नहीं करता। जैसे वीर नारायण सिंह को भी 1858 को फांसी दी गई थी, तो इन क्रमों में भी कोई भी फिट नहीं बैठता है। लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यह वीडियो आंसर मैं आपको पढ़ देता हूँ। कलचुरी वंश के शासक रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में रतनपुर की स्थापना की थी। कलचुरी के शासनकाल 1741 में नागपुर के भोसले सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, ठीक है। तो 1050 तो पहला वाला आ गया। हलबा विद्रोह कब हुआ था, 1774 से 77 के बीच में, क्लियर है। तक अजमेर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। ये जो हलबा विद्रोह है ये 1774 से 77 के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को 1825 में फांसी दे दी गई थी जनवरी महीने में, फिर ये आ गया। फिर सिपाही विद्रोह हुआ था 1857-58 में, है ना। फिर वीर नारायण सिंह को फांसी दी गई थी, और उसके बाद फिर लास्ट में मुड़िया विद्रोह हुआ था, अब जो झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में होता है। इस प्रकार से इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बस यह सन जान लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन से। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80।
अपना लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? जो नागेंद्र नाथ डे थे, जो वकील साहब थे, उनको एक उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन असहयोग आंदोलन जब हुआ 1920 में, तो सभी लोग अपने अपने पदवी त्याग कर रहे थे। जो पद मिला था ना सुशोभित करने को, सभी त्याग कर, तो नागेंद्र नाथ डे को कौन सा पद इन्होंने त्याग किया है? तो दोस्तों इन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग की थी। राय बहादुर की उपाधि त्याग की थी। नीतियों को विरोध करते हुए ब्रिटिशों द्वारा प्रदान की गई राय बहादुर की उपाधि उन्होंने परित्याग किया। इसी प्रकार से आज हमारा 71 से लेके 80 क्वेश्चंस हो गए दोस्तों, और इस सीरीज में हम जो है टॉप 10 क्वेश्चन हर दिन ला रहे हैं सुबह 9 बजे। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में यह वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।